पॉवर्टी लिखवा रहे थे। पॉवर्टी में एक्चुअली में डिफरेंट कॉजेज बताए थे हमने। लिखवाए थे ना लास्ट टाइम। पॉवर्टी में कॉजेज आप लोग लिख लीजिए, मतलब जो लोग नहीं आए थे। पॉवर्टी की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, पॉवर्टी के टाइप्स बता दिए थे। पॉवर्टी होती क्या है यूएन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन बताई थी। और हमने बताई थी वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन किस बेसिस पे। वर्ल्ड बैंक का ये है कि $1.90 जिसकी पर डे एक्सपेंडिचर हो, उससे कम जिसकी एक्सपेंडिचर होगी वो आएगा निर्धन में, उसके ऊपर वो निर्धन में नहीं आएगा। और यूएन की डेफिनेशन ये थी, एक ओवरऑल में ओवरव्यू दे दे रहा हूँ मैंने, जो यूएन की ये थी कि आप एक डिग्निफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं और आप एक अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, आप अपनी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और आपके साथ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस जो चीज़ें हो रही वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग किस में आएंगे, निर्धन में आएंगे। ये ओवरऑल। और दो तरह की पॉवर्टी बताई थी हमने, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मतलब एक तरह संपूर्णता अपने आप में जो निर्धनता हुई। तो संपूर्ण निर्धनता वो थी कि जिसमें आप अपनी बेसिक नीड नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, जो आपकी आधारभूत सुविधाएं हैं रोटी कपड़ा मकान की, और रेगुलर वे में आपके पास एम्प्लॉयमेंट की समस्या ये सब नहीं है, तो आप किस में आते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। और रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता होती है रिलेटिव टर्म में। जैसे कोई 10 रुपये कमा रहा है, कोई 15 रुपये कमा रहा है, तो 15 रुपये वाला ज़्यादा सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, 10 रुपये वाला कम, जबकि इन लोग सबकी आधारभूत सुविधाएं कंप्लीट हैं। लेकिन ये जो निर्धनता होगी, सुविधाओं का डिवीज़न ड्यू टू इनकम गैप या और रिसोर्सेज के एक्सेस से, ये क्या होगा, सापेक्ष निर्धनता हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हमने कॉजेस बनवाए थे, कॉजेस का ट्री डायग्राम बनता है, वो पाई चार्ट। कौन सी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? ये अभी हम आएंगे तो बताते हैं मल्टी डायमेंशनल। वैसे मल्टी पॉवर्टी होती ही मल्टी डायमेंशनल है, तो वो एक्चुअली में निर्धनता की कोई ऐसी डेफिनेशन अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। तो जनरली ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर जो डाला जाता है न्यूट्रिशन वाले में, उसमें मल्टी डायमेंशनल का आता है, हंगर इंडेक्स आते हैं, सबके इंडेक्स आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मल्टी डायमेंशनल का भी इंक्लूड करा देंगे। ठीक, उसके बाद हम आए थे पॉवर्टी कॉजेज पे, क्या क्या उसके कारण हैं। तो पॉवर्टी के जो निर्धनता के कारण थे उसमें 3-4 फैक्टर के अंदर आप देखेंगे, एक सोशल फैक्टर, एक इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नेंस फैक्टर। इसके अंडर में टॉपिक है ये, एक्चुअली में ये एक ओवरऑल जो सिनेरियो होता है कि किस किस के अंडर हमें कॉजेज चेक करने हैं। सोशल फैक्टर में कौन कौन से कॉजेज आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से कॉजेज आएंगे, गवर्नेंस फैक्टर में सोशल में इस तरह कोई अगर शासन से अभिमुक्त हुआ है, उनका सामाजिक ढांचा कमजोर होता है। यस। और इकोनॉमी है, कहीं पे माइंस बहुत ज़्यादा है, कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, उनका आते हैं एक एक टॉपिक पे। उसके बाद कैसे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, मतलब ऐतिहासिक कारण क्या थे, ऐतिहासिक फैक्टर, भौतिक कारण, भौतिक फैक्टर, और पुअर को कैसे, निर्धन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसके ऊपर भी। ठीक, अब सोशल फैक्टर में जैसे कौन कौन से कॉजेज आएंगे, कुछ आइडिया हो किसी को? वो आप तो थे ना कल, आपको तो पता, आप साथ रहिए, बाकी लोग सोशल फैक्टर की हिंदी होगी सामाजिक। सोशल फैक्टर पहला होगा असाक्षरता
इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, अज्ञानता, असाक्षरता, असाक्षरता और अज्ञानता। पहला सोशल फैक्टर में। अब ये कैसे होगा, कैसे ये निर्धन ये बनाता है लोगों को? असाक्षरता कैसे निर्धनता को प्रमोट करती है? क्यों असाक्षर होने से लोग निर्धन क्यों होते हैं? सर एक्चुअली अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो मजदूरी करेगा, तो वो एक तरह के सर्विस सेक्टर का काम कर सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करेगा तो सही करेगा। लेकिन पढ़ा हुआ आदमी मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में जाके लीड भी लाइफ जी सकता है। कई चीज़ें एक्चुअली में है सब जो शिक्षा से आती हैं, आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है, आपको एक जीने का ढंग जो आता है, अब आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। और दूसरा, बहुत सी जो ऐसी ब्लाइंड फेथ या गलत काइंड ऑफ हैबिट जो पड़ती है लोगों की, वो किसकी वजह से है? सब असाक्षरता की वजह से है ना। तो ये सब चीज़ें दूर होती हैं पढ़ाई से। पढ़ाई से आपका दिमाग विकास होगा, आप डिफरेंट डायरेक्शन सोचेंगे, और कई तरह की जॉब जो है पढ़ाई की वजह से ही क्रिएट होती है। और किसी भी डायरेक्शन में जो चीज़ें आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझाया जाएगा या आपको बताया जाएगा, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें जो सामाजिक बुराइयां उसके ट्रैप में फंसे होते हैं, या बहुत से ऐसे स्टिग्मा होते हैं ट्रेडिशनल कि जिसमें आप उलझे होते हैं कि यही सही है जिसमें हम हैं। तो इसलिए असाक्षरता की वजह से अज्ञानता किसी फील्ड के बारे में आपको पता नहीं, असाक्षरता से वैसे ही अज्ञानता आएगी, तो आपको चीज़ें पता नहीं रहेंगी, तो वो क्या करेगा? निर्धन बना देगा आपको एक्चुअली में अपने सेल्फ वर्थ का कभी रियलाइजेशन नहीं होगा, आपको अपने राइट्स नहीं पता चलेंगे, आपको लोगों के राइट्स, आप लोगों को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो उनसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए काम का, या किस वे में लाइफ जीनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं पता होंगी। इसलिए इसमें किस में आएगा ये? इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अगला है सोशल बैरियर, सामाजिक बाधाएं। इसी सोशल फैक्टर के अंदर ही सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाएं कुछ समझ में आ रहा है? सामाजिक बाधाएं कैसी कैसी हैं? वीकर सेक्शन के एक्चुअली में रिसोर्सेज पे जब उनके अधिकार कम होंगे, चीज़ें किसी एक वर्ग को बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे लाइक SC ST हो गए, वुमेन हो गई, इन सबको अगर अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं मिलती है, और कई तरह की हायरार्की सोसाइटी में डिवाइड होती है कास्ट के बेसिस पे, काम डिवीज़न एक्चुअली में बर्थ के बेसिस पे, इस तरह से जब काम डिवाइड होता है और चीज़ें काम नहीं करने दिया जाता है कई चीज़ों में, तो ये जो सोशल बैरियर, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ब्लाइंड फेथ या बुराइयां जो समाज की हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, तो किस में आएगी? सामाजिक बाधा में। बहुत से अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, या आप कह सकते हैं कास्टिज्म हो गया, रिजम हो गया, रिलीजन हो गए, इन सब की वजह से जो बाधाएं उत्पन्न होंगी, किसी के गरीब जो बने हैं तो पता चलता है गरीब ही रह जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो ये सोशल बाधाएं जो क्रिएट हो रही हैं, उसमें क्या होगा? रिसोर्सेज का एक्सेस सबको प्रॉपर नहीं होता, इसकी वजह से, इसीलिए ये सोशल बैरियर सामाजिक बाधा में आएगा ये। ठीक, लोकल रिजर्वेशन क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म का, हाँ क्षेत्रवाद, यस, वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा सोशल फैक्टर में, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब, फैमिली प्लानिंग समझ में आ रही है ना हिंदी? फैमिली प्लानिंग का अभाव, लैक ऑफ। तो ये लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग कहाँ इफेक्ट करेगी आपके? यस यस, रिसोर्सेज पे अफेक्ट करेगी। फैमिली प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई, जो फैमिली प्लानिंग स्कीम लागू की गई, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों के बच्चे ज़्यादा होंगे, लोगों के पास इनकम नहीं है, और उसके प्रपोर्शन में लोग फैमिली बढ़ाते हैं कई बार। और एजुकेशन के अभाव में, जैसे लेबर का क्या कहा जाता था,
पहले गांव वगैरह में अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा काम करने वाले होंगे, ज़्यादा लेबर होंगे वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या हो रहा है, आप बढ़ा तो लिए जबकि रिसोर्सेज नहीं है ना उतने, ना आप उनको एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना उनको आप हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आप उनको रोज़गार अवेलेबल करा पा रहे हैं, ना कपड़े, ना रोटी, ना मकान, आपके पास ज़मीनें नहीं हैं, आप सबके पास बच्चे ज़्यादा हो गए, तो क्या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर? नहीं होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे ना धीरे धीरे। कि क्या फैमिली प्लानिंग की समस्या है ना ये सबसे बड़ी, पॉपुलेशन वाली जो है। अगर फैमिली प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो तो कई चीज़ें मिनिमाइज की जा सकती हैं, जितनी हमारी इनकम उसी के हिसाब से हम अपनी फैमिली बढ़ाएंगे या उसी हिसाब से हम अपनी फैमिली रखेंगे। अब जैसे ये गांव या छोटे शहरों में क्या है कि बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ, जस्ट जॉब नहीं पाया, बस शादी कर देनी है, प्रेशराइज होते हैं ना सब कि जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं, शादी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों सोशल फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, बट क्या होता है, प्रेशराइज यही होता है ना। जॉब को प्रेफरेंस कब दी गई कि अभी वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं पाया है, बट क्या है, प्रेशर कर दिया गया कि नहीं भाई आपको शादी कर लेनी है इस एज में या इसमें कर लेनी है, भले वो कुछ जॉब में नहीं, 1 रुपये इनकम नहीं है उसकी, फिर कुछ दिन बाद प्रेशर बनाया जाएगा, बेबी नहीं हो रहा आपको, ये भी प्रेशराइज किया जाएगा ना सोसाइटी में, जबकि देखा जाए ऐसे उसका इनकम नहीं है। तो ये सोशल स्टिग्मा जो है कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ये चीज़ें गरीबी की तरफ ही तो बढ़ाएंगी। कई देखेंगे अब इसमें ही आपकी अशिक्षा और अज्ञानता भी ऐड हो रही है। अगर कोई शिक्षित परिवार होगा, उसके अंदर ज्ञान होगा चीज़ें क्या होनी चाहिए क्या नहीं, तो आप देखेंगे जैसे लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे लोगों की एज, एवरेज एज शादी की बढ़ती जा रही है, ऊपर बढ़ रही है ना। पहले कम एज में पता चलता था 20, 21, 18 हुए नहीं तुरंत शादी हो जाए, अब बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग एक्चुअली में ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें। हाँ, तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं, आप समझ रहे हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना, जो चीज़ें आपने झेली वो आगे ना झेलने पाए कोई, तो इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगला पॉइंट है सोशल फैक्टर में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, मतलब फीमेल का लेबर में पार्टिसिपेशन कम होना, भागीदारी कम होना। महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम होना बहुत कम है। अब ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारी 49% लगभग 50% पॉपुलेशन तो महिलाओं की है। ये हाउस होल्ड ज़्यादातर वर्क करती हैं, जो एक्चुअली में घर के काम संभालती हैं और उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं की जाती है। और कई एक्चुअली में रिपोर्ट भी आई कि अगर सभी औरतों का हम लेबर पार्टिसिपेशन करा दें, हमारी जीडीपी 27% तक बढ़ जाएगी। ऐसी भी कई रिपोर्ट आई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की समस्या होने से क्या है कि कई हेल्थ इशूज, जैसे गरीबी में क्या, गरीबी के पैरामीटर थे कि आप हेल्थ एक्सेस नहीं है, औरतों की बहुत सी बीमारियां होती हैं कि जो वो कहीं बता नहीं पाती हैं। हेल्थ की वजह से भी एक तरह से अगर आपको एक्सेस नहीं तो वो गरीबी ही है। एजुकेशन उनकी एक्चुअली में उनको पढ़ाया लिखाया बहुत ज़्यादा नहीं जाता था, उनकी पढ़ाई पे कम फोकस होता है। इवन अभी भी आप अभी कंपैरिजन करिए अपने घर में ही, भाई बहन हैं, भाई के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होता है देन की सिस्टर को, या गर्ल्स और किसी के बेटे बेटी हैं तो ज़्यादातर देखेंगे आप सबका झुकाव ज़्यादातर, जो अगर उनके पास पैसे 100 रुपये हैं तो वो चाहेंगे 60 रुपये अगर खर्च करने उन्हें एजुकेशन, तो 60 रुपये खर्च करेंगे लड़के की तरफ, 30 रुपये 20-30 रुपये ही खर्च करेंगे लड़की की तरफ। कभी भी देखेंगे आप लोग, ज़रा सा कंपैरिजन अपने घर या फैमिली से करिए, तो वहाँ पे भी एजुकेशन वो लेबर पार्टिसिपेशन होगा नहीं, या बाहर। अब उसकी कई फैक्टर हैं लाइक सोशल सिक्योरिटी या कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर, ये सब भी समस्याएं हैं, और सोशल स्टिग्मा भी है बहुत सी चीज़ों का कि यहाँ कहाँ आप अपनी बेटी को बाहर भेजेंगे जॉब करने, कहाँ जाके क्या कर रही है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। एक ऑनर माना जाता है, इज्जत से रिलेट किया जाता है उनको,
ये सब चीज़ें, और बहुत सी अंधविश्वास टाइप के कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए तेज वगैरह वगैरह। आप देखेंगे एक पैट्रियार्की जो हावी है वो औरतों के क्या कर रही है, लेबर पार्टिसिपेशन पे बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर रही है, और उसमें रिलीजन भी बहुत वर्क करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन, डिफरेंट काइंड ऑफ उनके एस्पेक्ट एक्चुअली में बैरियर पैदा कर रहे हैं। अगर वो पार्टिसिपेशन लेबर में करने लगती हैं तो इनकम घर की बढ़ जाएगी ना। कई बार क्या हो रहा है कि कई अगर देखा जाए कि लोअर जो स्ट्राटा है सोसाइटी का, लोअर कास्ट सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या आती है जब उनके पास पैसे नहीं है ना उनको ज़मीन प्रॉपर है, तो जो डेली बेसिस वर्कर होते हैं, या तो मेल जो जा रहा है बाहर, या तो वो ड्रंकर है बन जाता है ज़्यादातर, या वो फैमिली पे ध्यान नहीं देता, तो उसमें लेडीज़ के ऊपर इतना बर्डन है कि वो बाहर एक तो उसको काम करने के लिए जा रही है तब भी उस पर वायलेंस किया जा रहा है कि तुम काम करने क्यों जा रही हो, और जो खुद कमा रहा है वो भी उड़ा दे रहा है जनरली। आप लोग, ये मैं सोसाइटी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आप जनरल देखे होंगे कभी भी गांव में आप जाइए या और जो गरीब की बस्तियां हैं वहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ें कॉमन देखने को मिलेंगी आपको। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन में औरतों का भी रोल हो जाए तो जनरली देखा जाता है ये फैमिली पे ज़्यादा फोकस करती हैं, अपने खर्चे अब एकदम अपर स्ट्राटा छोड़ दो, जो वो शौक पूरे कर रहे हैं लग्जरियस ना, मैं अभी गरीबी की बात कर रहा हूँ, एक जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो वो लोग पैसे को कहाँ ला के कर रहे हैं, घर के यूटिलाइजेशन में। और कोई भी अगर लेडी शिक्षित होती, एक कहा जाता है अगर लेडी शिक्षित होती है तो वो कई परिवारों को शिक्षित करती है, कई चीज़ों को प्रोग्रेसिव दिखाती है। वो बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाई पे कौन ध्यान देता है, एक मदर ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करती हैं, और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छे से करेंगी। फिर अगर उनका लेबर पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो चीज़ें गरीबी में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़। मैं सोल्यूशन भी इसीलिए देखिए, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है उन्हीं को सोल्यूशन कैसे करना है वो बाद में भी गवर्नमेंट स्कीमें क्या क्या चली हैं वो बता देंगे, तो उसमें हो जाएगा। हाँ, वो भी आते हैं इस टॉपिक पर। और इसी टॉपिक में एक्चुअली में जो लेबर पार्टिसिपेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हमने कवर कर दिया, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जेंडर भेदभाव, लैंगिक असमानता। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसमें इकोनॉमिक फैक्टर में। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, कुछ आइडिया कुछ बताइए, इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या हो सकता है। गरीबी की बात करें, मतलब गरीब ग्रामीणों को लेने के लिए मजबूर है। आधारभूत सुविधाओं पर फोकस कर, आय कम होना। ठीक, देखिए इसमें क्या है, वीक फिजिकल पोजीशन मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना। अब आर्थिक स्थिति मेनली कमज़ोर क्यों है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, गवर्नमेंट का एक्चुअली में रिसोर्सेज का वितरण नहीं है, या आपको काम नहीं मिल रहा है, या कई लोग काम करना चाह रहे हैं बेरोजगारी है, तो उसकी वजह से आपकी इनकम नहीं है प्रॉपर, या लैंड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी के पास लैंड नहीं है, फ्रैगमेंटेड लैंड होती जा रही है। ये सब चीज़ें जो किस में आ रही हैं, आपका इकोनॉमिक इनकम नहीं है, तो इकोनॉमिक के इनकम के सोर्स नहीं है ना आपके पास, अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, बेरोजगारी भी इकोनॉमिक फैक्टर में। वो अलग लेवल पे रिफॉर्म उसकी वजह से जॉब भी तो बढ़ी है। आपने अभी ये टॉपिक मैंने कवर कराया था, तब याद होगा कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। जब उस समय मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन, ये सारे टॉपिक इसमें बताए थे। सर इन्फ्लेशन और रिसेशन काउंट करेंगे, इन्फ्लेशन और रिसेशन मंदी और
हाँ, रिसेशन की वजह से लोग गरीबी में जाते हैं। यस, डिफ्लेशन अभी लोगों को एक्चुअली जैसे आपने जॉब में हैं, आपने लोन वगैरह ले रखा है, आपके ऊपर हेल्थ सुविधाएं ऐसी आ गई, जैसे एक होता है मिडिल क्लास के कई वर्ग होते हैं, एक अपर मिडिल क्लास हो गया, एक अपर हो गया, एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है। और एक इसमें मिडिल क्लास के जस्ट नीचे एक ऐसी होती है कि जस्ट ये पॉवर्टी से निकले हुए होते हैं, और ये होगी पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन का मैंने कॉन्सेप्ट बोला था लास्ट टाइम कि 1.90 से कुछ, जैसे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, ऐसे डिफरेंट कमेटियां बनके इंडिया में पॉवर्टी लाइन के अलग अलग डेफिनेशन बताई गई है। वो कमेटियां अभी हम बताते हैं आगे कौन कौन सी कमेटी। वो पॉवर्टी लाइन, इस लाइन के नीचे क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, सब पुअर है। अब लेकिन यहाँ पे जब इस वाले सेक्शन में या इस वाले सेक्शन में कोई हेल्थ समस्या आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, इन लोगों की इनकम क्या होगी, बंद हो जाएगी। हेल्थ इशू बड़ा आ गया, कोई घर में किसी के इतना बड़ा हेल्थ इशू आ गया कि वो संभाल नहीं सकते, तो वो किस में चले जाते हैं, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाते हैं। कोविड में बहुत सी सारी जो जॉब गई सबकी, जिसके पास EMI रहा होगा, घर का EMI है, जॉब चली गई, जॉब मिल नहीं रही है, तो वो तुरंत गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं कई बार। और ऐसी डिजास्टर कंडीशन हो गई, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया या साइक्लोन आता है जिस एरिया में, या बाढ़ वगैरह की समस्या आ गई, तो सबके बिजनेस ठप हो जाते हैं, घर परिवार सब पूरा वेस्ट हो जाता है। तो जो वर्ग एक्चुअली में प्रॉपर सस्टेन कर रहा था, इवन लोअर क्या मिडिल क्लास तक की कंडीशन ये हो जाती है, इनके पास सस्टेनेबल इनकम नहीं बचती है। और जब सस्टेनेबल इनकम नहीं बचेगी, स्कूल कॉलेज हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका होगा, तो ये सब किधर चले जाएंगे, पुअर, निर्धन में हो जाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट या किसी डिजास्टर की वजह से जो समस्याएं आएंगी, ये निर्धनता इससे भी क्रिएट होगी। और इनकम, अगला पॉइंट आता है कि असमान इनकम का वितरण। ठीक है, पूरे समाज में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो मैंने नाम लिया था, आप लोग जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में समाज जो है डिवाइड है कास्टीय हायरार्की के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखेंगे जो लोअर कास्ट सिस्टम है, उनके पास ज़मीनें हैं क्या, बहुत कम। मतलब मैं एकदम लोअर कास्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे एकदम लोअर स्ट्रेटा वाले, जो एकदम लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी है, उनके पास ज़मीनों की समस्या है ना, लैंड नहीं है, वो सिर्फ लेबर और डेली वेजेस पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं। एक तो रिसोर्सेज यही कम हो गया, लैंड रिसोर्स उनके पास नहीं है। एग्रीकल्चर से जो इनकम होने वाली है उनको, वो तो ना के बराबर हो गई, वो तो दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो एग्रीकल्चर कराएगा, खेती कराएगा, और उसमें जो काम करेंगे उससे उनकी इनकम होगी। अब लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भी इतना परफॉर्म तो अच्छा कर नहीं रहा है कि सबको उतनी इनकम दे सके। कहा जाता ओवर बर्डन है, मतलब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे किसी के पास अब किसी मतलब फैमिली के पास था, ये ट्री डायग्राम, किसी फादर के पास इतनी बड़ी ज़मीन थी, अब इसके 4 बेटे होंगे तो ये 4 पार्ट में बंट गया ना। फिर इनके भी अपने बच्चे हुए 1 या 2, ये भी 4 पार्ट में बंट जाएगा। ये ज़मीनें क्या हो जा रही हैं, एरिया छोटा होता जा रहा है। एग्रीकल्चर सेंसस ये चीज़ें डिफाइन करता है कि जो ऑपरेशनल होल्डिंग है पर पर्सन, लगभग हर 5 साल पे काफ़ी कम होती जा रही है। जैसे इस समय ऑपरेशनल होल्डिंग जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 1.08 हेक्टेयर है, और जो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर हैं लगभग 85% से ऊपर है, 85-86%। तो जब आप मार्जिनल और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीनें होती हैं खेती करने के लिए, या 1 हेक्टेयर से के आसपास, तो उनके पास खेती या ज़मीन कराने के लिए, जब खेती कराने के लिए ज़मीन ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ से परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा ना। तो उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो वो समस्याएं बढ़ जाएंगी।
और इनकम इनइक्वालिटी, अब देखो एक तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दूसरा इनकम इनइक्वालिटी आप बिजनेस के फॉर्म में देख सकते हैं कि अपर कहा जाता है कि 1% लोग 51% लगभग पूरी इकॉनमी या जीडीपी का होल्ड करते हैं, धन पूंजीगत लोग, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है ना। तो इसमें गवर्नमेंट यही काम करती है सब्सिडी के थ्रू, टैक्स के थ्रू, जो अपने यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हमने पढ़ाया था आप लोगों को, जो क्या कहते हैं मनी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाया था, किसी को याद होगा ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो उसमें वहाँ से टैक्स गवर्नमेंट उठाती है पैसे, फिर उसके बाद डिफरेंट स्कीमों में के थ्रू वो पब्लिक को पहुँचाती है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या डायरेक्ट जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, या सब्सिडीज़ हो गया, कई फूड सब्सिडी हो गया, इन सब पे सरकार देती है ना। अंत्योदय अन्न योजना चला रही होती है, या फूड सिक्योरिटी स्कीम जो चल रही है, इन सब पे फंडिंग कहाँ से आती है सरकार के पास? उधर ही से एक जगह से पैसे लेती है, दूसरी जगह पैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है, उसको काफ़ी हद तक चीज़ें समान करने की कोशिश की जाती है सोशल जस्टिस सिस्टम के तहत। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब और बढ़ेगी, कोविड की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ी है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज का एक्सेस ही नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज और जो हैं, जहाँ पे जैसे माइनिंग वगैरह हो गया, इन सब के जो पैसे वाले हैं उन्हीं के पास एक्सेस है, उधर भी एक्सेस आपके पास प्रॉपर नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या करेंगी आपको गरीबी की तरफ। जैसे बड़े शहरों के पास स्लम बस्तियाँ होती हैं, उनके पास देखेंगे आप बिजली, पानी, सब चीज़ों की, बीमारी की, इन सब की सारी समस्याएं रहती हैं ना। तो ये सब समस्याएं रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उस पर गवर्नमेंट ही काम करती है। कोविड के टाइम में कई बच्चे थे जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, अमीर लोगों के पास था। हाँ, तो उसने डायमेंशन पैदा किया। हाँ, डायमेंशन पैदा किया, यस। जो अमीर है वो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल फोन या इंटरनेट लैपटॉप नहीं है, उनका राइट टू यूज जाना था। हाँ, उनकी अपनी राइट भी वायलेट हो रही है उसकी वजह से। अगला पॉइंट है इसमें मुद्रास्फीति का बढ़ना। इकोनॉमिक फैक्टर में मुद्रास्फीति का बढ़ना, बहुत ज़्यादा महंगाई होने पे, जैसे फूड पे महंगाई बढ़ गया तो एक्सेस क्या होगा, कम हो जाएगा ना लोगों को। सारी चीज़ें अगर बेसिक नीड, एजुकेशन सब बढ़ जाए, पानी, बिजली, तभी तो दिक्कत हो जाएगी। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस का एक्सेस कम होना लोगों के बीच, पेनिट्रेशन, मतलब भेद समाज में। इंश्योरेंस का एक्चुअली में, इंश्योरेंस मतलब समझ रहे हैं, बीमा, बीमा वाली चीज़ों का प्रचार प्रसार कम होना, पेनिट्रेशन कम होना, हिंदी में इंग्लिश में कह रहे हैं पेनिट्रेट, पहुँच कम होना, पहुँच नहीं होना। अब इसके इंश्योरेंस की पहुँच कम होने से क्या समस्याएं हैं? जैसे हेल्थ का है, किसी का कमाने वाले का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस सेक्टर अगर वो कवर करता है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है लाइफ, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे सबको। उससे इकॉनमी जो एकदम तुरंत एक गैप क्रिएट होगा, तो वो थोड़ा संभल जाएगा इंसान का, फिर दूसरे रास्ते ओपन हो जाएंगे। ये चीज़ें होंगी ना। जैसे अभी हेल्थ कार्ड बनता है, 5 लाख तक सरकार को फ्री देगी। तो इसमें जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो चीज़ें काफ़ी हद तक कवर होंगी। अब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम होना भी एक इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होगा, मतलब वित्त की अपने जो पैसे आ रहे हैं उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो कहते हैं,
घर की इकॉनमी जो आपकी होती है उसको भी प्रॉपर वे में अगर आप मैनेज, जैसे कोई एडिक्टेड हो, अनएजुकेटेड हो, किसी चीज़ में एडिक्ट हो आपके, तो चीज़ें आप जो रिसोर्सेज जहाँ पे खर्च करने हैं, कई घरों में देखे होंगे पढ़ाई वढ़ाई पे या हेल्थ पे इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता, और स्पेशली लगभग 70-80% घरों में देखे होंगे लेडीज़ के हेल्थ पे फोकस कम होता है सबका। मदर उधर बीमार हैं, ठीक है ठीक है, ये होता है ना, जब तक बहुत गंभीर ना हो जाएगा हॉस्पिटल ले जाने की कंडीशन, अगर इमीडिएट उनका क्योर कर दिया जाता तो वो समस्याएं इतनी बढ़ ना पाती। और इसके चक्कर में भी देखेंगे आप लोग औरतों का बड़ा शोषण होता है। लेडीज जो हैं कभी अपनी प्रॉब्लम्स फिर कहती नहीं, कभी देखे होंगे मम्मी वगैरह, आप अगर ज़रा सा एनालाइज करिए जिनके एक्चुअली में जॉइंट फैमिलियाँ होंगी या घर होगा मतलब नॉर्मल इनकम वाले, तो उसमें देखे होंगी कि आप मम्मी हो गई, सिस्टर हो गई, इन सब की बीमारियों पे उतना फोकस या उतना एक्सपेंडिचर करने के लिए बड़ा रेजिस्टेंस होता है। एक्सेप्शनल केस में अब जो वेल डेवलप फैमिलियाँ वो सबको देखती हैं, ऐसा नहीं है जिनके पास इनकम है, लेकिन इनकम कम होना इसका बड़ा रीज़न है। तो उसमें क्या होता है कि मदर वगैरह सोचती हैं कि पैसे खर्च होंगे तो उसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ या बहुत सी तकलीफ वो अपनी क्या करती हैं, दबाए रखती हैं, बहुत सी समस्याएं। तो जब वो दबाए रखती है, वो जो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंच जाती है तब वो जाके अपनी प्रॉब्लम कहती हैं। जैसे बहुत पहले प्रॉब्लम था इकॉनमी का, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान में क्या बनवाया गया, टॉयलेट। पहले जब टॉयलेट का एक्सेस नहीं था घरों में ना, तो लेडीज क्या हो दिन में जा सकती थी कहीं बाहर, कहीं नहीं बाहर जा सकती थी। और क्या ये नेचुरल कॉजेज जो नेचुरल अर्ज है, क्या इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए? ये क्या है, ये आपकी बीमारी को बढ़ावा देता है। जबकि लेडीज कोई बाहर नहीं जा सकती दिन में, कोई चाहे गांव में रहता हो चाहे कोई शहर में रहता हो, तो क्या इनका नेचुरल अर्ज कंट्रोल हो गया, बंद हो गया? नहीं ना। तो ये चीज़ें क्या होंगी आगे चल के, एक्यूमुलेट होंगी बीमारी के फॉर्म में। और बहुत सी बीमारियां जो पैदा हुई, जो स्वच्छ भारत अभियान चलाए गए कि सबके पास टॉयलेट का एक्सेस हो ही जाए, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप जो नेचुरल चीज़ें थी आपकी वो थ्रू आउट हो। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लेडीज किसी से कहना नहीं चाहती, तो वो स्टार्टिंग में अगर नहीं कह पा रही हैं तो वो बाद में चल के आगे चल के आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा यूट्रस के इश्यूज होते हैं 40, 45, 46 के जाके। जब ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो इनको केयर मिलनी चाहिए थी हेल्थ की, वो नहीं मिली, अगर डॉक्टर का एक्सेस सही टाइम पे मिलता, तो ये जो इकोनॉमिक एक साथ पूरा गैम्बल हो रहा है, क्योंकि जब भी हॉस्पिटलाइज होगा कोई तो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। अगर प्रॉपर स्टार्टिंग में प्राइमरी हेल्थ केयर मिला होता, अगर ये अपनी प्रॉब्लम कह पाती या जाती या लोगों के पास इनकम होती, अगर इन पे इनकी बात सुनी जाती, तो वो चीज़ें उसी टाइम पे क्योर हो जाती ना, उसका सल्यूशन हो जाता ना। उसका सल्यूशन नहीं हो पाया तो वो किस बीमारी के फॉर्म में आए, बहुत बड़ी बीमारी के, पता चलता है ऑपरेशन या ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ता है, एंड में जाके कई बीमारियां का ऐसे ही हो जाती हैं इनकी। तो ये चीज़ें समस्याएं कहीं ना कहीं हमारा इकॉनमी का बहुत ज़्यादा ये जेंडर गैप की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सोशल इनजस्टिस, जेंडर इनजस्टिस, उनके एजुकेशन, सारी समस्याएं ये निर्धनता की तरफ और धकेल देता है। अब एक साथ प्रॉब्लम आई, आपके पास अब पैसे नहीं है, कहीं से उधार लेंगे, आप डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे, तो मदर बहन या कोई भी हुआ, आपकी वाइफ हो गई, इन सब कुछ चीज़ों के इलाज में काफ़ी पैसे लग जाएंगे। फिर आपको जो इमीडिएट कम पैसे, जैसे आपको कोई बीमारी अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो उसका इलाज कम पैसों में संभव होता है, और जब वही बीमारी बढ़ जाए आप दबाते दबाते, तो वो क्या होगा, उससे पैसे का एक ट्रैप पे फंस जाएंगे आप। तो इसलिए चीज़ों का ये जो आ रहा है, क्या नाम, कौन सा टॉपिक पे था, हाँ, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे, एक्चुअली उनका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ना होना, और था फिजिकल प्लानिंग। अगर यहाँ पे फाइनेंस प्लानिंग हम अपने घर की किए होते कि ये एजुकेशन में इतना भाग देंगे,
इतना भाग हेल्थ पे देखेंगे, कोई इमरजेंसी के लिए, कोई फ्यूचर अनफोर्सीन कंडीशन के लिए दे दिए कि मतलब डिज़ास्टर, मतलब कोई ऐसा डिज़ास्टर या हेल्थ इशू या कुछ आता है तो उसके लिए सेविंग किए हुए हैं, या हेल्थ के लिए कितना मतलब हेल्थ के लिए कुछ खर्चा आता है तो महीने का कुछ उसमें सेविंग कर रखे हैं, एजुकेशन पे कुछ कोचिंग सेविंग कर रखे हैं, डेली यूजेस के खर्चे जो हैं उस पर फोकस कर रखे हैं, और सभी को जो घर में मेंबर हैं सभी को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है, सबके किसी को भी जो समस्याएं हों वो ओपनली कह सकें और अपनी बातें रख सकें, उन पे जो खर्चा होना है सबको एक भाव से, ये नहीं कि बेटे के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर देंगे बेटे के ऊपर कम करेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। तो ये जो प्लानिंग आती है तो आपके ऊपर कितना इनकम आ रहा, इनकम के सोर्सेज आप जनरेट करेंगे जब प्लानिंग आपकी अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं से इनकम के सोर्सेज बढ़ाएंगे ना आप। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, अगर ये चीज़ें प्लानिंग नहीं है ढंग से तो आपको गरीबी, अब कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मान लिया आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आपने सेविंग रखी नहीं हुई है तो पैसे कहाँ से आएंगे एक्सीडेंट के टाइम पे, आएंगे? इंश्योरेंस आपके पास है नहीं, अब इमीडिएट हाथ पैर टूट गया किसी का, या जो कमाऊ इंसान है जो बाहर जा रहा है उसका ही एक्सीडेंट हो गया तो समस्याएं तुरंत तो आएंगी ना, तो वो तुरंत किस में फंस जाएगा, निर्धन बन जाएगा। तो एक तरह से ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर प्रॉपर रहेगी कि हाँ हमने इंश्योरेंस में कुछ पैसे डाल रखे हैं, वो पता है, कुछ पैसे सेविंग में कर रखे हैं, कुछ पैसे जहाँ जहाँ अलग अलग सेक्टर्स पे अलग हमने अगर इम्प्रूवमेंट पे एम्पावरमेंट पे लोगों के फोकस कर रखा होता तो कुछ ना हमारे बहन बेटी मदर सब कुछ ना कुछ कर लेती अगर हमें कुछ हुआ है। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं किए हुए हैं तो समस्याएं आ गई तुरंत, तो ये प्रॉपर प्लानिंग ना होने पे भी निर्धनता की तरफ आप चला जाता है इंसान। अगला है इसमें लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल का ना होना प्रॉपर। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अब लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट कैसे पॉवर्टी बढ़ाएगा, कैसे निर्धनता की तरफ ले जाता है, निर्धनता का क्यों कॉज है? कोई बताओ, लैक ऑफ मतलब स्किल डेवलपमेंट का ना होना, कमी होना स्किल डेवलपमेंट के लोगों में, स्किल ना होना किसी चीज़ का। सारे नेताओं को हटा दें, यूरोप 10 साल बाद फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब यूरोप से सारे इंजीनियर डॉक्टर्स और स्किल्स लेवल को हटा देंगे तो वो 100 साल भी चला जाएगा। ये इसकी एक परिभाषा है। जितने भी इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं ये एक समाज का निर्माण करते हैं, शिक्षा करते हैं समाज को, वो एक उन्नत समाज बन जाता है। वो तो एक अपर वर्ग हो गए इंजीनियर डॉक्टर, और नीचे भी कई तरह की स्किल्स लगती है ना। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अगर टेक्नीशियन भी है, बिजली वाला भी है, वो भी स्किल लेवल है। स्किल्स डेवलपमेंट किस टाइप के हैं? जो डोमेस्टिक कई चीज़ें जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई तो वो बहुत से सेक्टर्स की होगी ना स्किल्स, जैसे OB प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक उत्पाद एक जिला, ऐसे कुछ करके स्कीम, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इंडियन रेलवे ने चलाया वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट, जैसे स्किल्स की कमी, आप एग्रीकल्चर में अगर स्किल्स कमी है आपके पास, आपको अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं, कौन सी स्किल कौन सा साइंस यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें वो भी एक स्किल्स है ना। कब बुआई की जाती है, कब जुताई करनी है, मिट्टी के क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ें की अगर स्किल्स नहीं है आपके अंदर, धान गेहूँ के बीजों की पहचान की नहीं है तो क्या आप खेती ढंग से कर पाएंगे? नहीं होगी ना खेती। इसी तरह आप किसी भी फील्ड में, आप मान लिया टेक्सटाइल सेक्टर में लूम कई चलते हैं ना, सुना होगा लूम बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस चलते हैं ना, उसमें भी स्किल चाहिए, हथकरघा उद्योग, हैंडलूम वाले। उसके बाद आपके कॉटेज इंडस्ट्रियाँ होंगी, या नॉर्मल बिजनेस जो देखते हैं, कहीं प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, कहीं पे टाइपिंग का है, कहीं कंप्यूटर सेंटर खुले हुए हैं, कहीं पे कपड़े की दुकानें, वो भी एक स्किल्स चाहिए।
आप अगर कोई शॉप खोलते हैं तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो कस्टमर अगर हैंडल नहीं करेंगे आप, तो क्या आपके यहाँ लोग आएंगे क्या? वो भी एक स्किल्स है ना। या गल्ला मंडी में देख लो, जो एक स्किल्स होती है लोगों की, जिनके पास अपनी थोक दुकानें हो गई, ये सब चीज़ों की एक स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ना। उसके बाद टीवी, रेडियो, फ्रिज, ये सब बिगड़ता है, ये सब टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है आपको। या आप घर बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, यहाँ सब भी मिस्त्री होते हैं ना, राज मिस्त्री कहलाते हैं। ये सब भी स्किल्स वाली जॉब है। इसमें आयात और निर्यात का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारे यहाँ Yes. नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ों का आयात करेंगे। जब आपके पास स्किल्स नहीं होगी, आपको काम नहीं मिलेगा, आप क्या हो जाएंगे? गरीब। स्किल होगा तो भी आपको काम मिलेगा। यस, आप कई जगहों पे जॉब खोज सकते हैं कि हमें ये काम आता है, हम ये काम कर लेंगे। कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कहीं कोई दुकान नहीं खोल के बैठ जाएंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जितनी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होते हैं, अब इनका मेंटेनेंस हो गया, घर की वायरिंग हो गया, फ़ैन हो गया, या आपके मैकेनिक्स ऑटोमोबाइल वाले शॉप हो गए, ये सब चीज़ें क्या है? एक तरह से स्किल्ड जॉब है ना। अगर आपको किसी को गाड़ी बनानी आती है ऑटोमोबाइल का, यस, तो इससे क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी सबकी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? निर्धनता से आप बाहर निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें स्किल्स बहुत मैटर करती है ना आपको। किसी भी चीज़ में आपको स्किल्स, मान लिया अभी टाइपिंग आप सीख गए या ड्राफ्टिंग सीख गए, तो हो सकता है आपको कहीं जॉब मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ आप करेंगे ही। अब आपको कुछ नहीं आता तो कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं। कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए आपकी, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। अब घर बनाना हो, आपको घर बनाना नहीं आता, आप मिस्त्री नहीं है, आपको वो स्किल नहीं है, तो आप घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। हैंडलूम जो चलते हैं वहाँ पे भी अपनी स्किल्स चाहिए हर चीज़ों पे। तो ये चीज़ें क्या होंगी? स्किल्स डेवलपमेंट अगर नहीं है, लैक ऑफ स्किल है, तो ये निर्धनता को प्रमोट करेगा, गरीबी की तरफ ले जाएगा। तो आप दूसरी बात, जब आपके अंदर स्किल नहीं होगी तो आपके अंदर क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगा? आप आलसी होंगे एक नंबर के, कि कुछ सीखना नहीं है, भाई जो कर लो यार, यही वाली हाल होगी ना। तो सेल्फ डिग्निफुल लाइफ जीना के प्रयास करें, और सेल्फ डिग्निफुल बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, 4 लोग दबा देंगे, आता क्या है तुम्हें? यही तो होगा। करते क्या हो तुम? आता क्या है तुम्हें? कुछ आता है जो तुम इतना दिखा रहे हो? कोई सुनेगा तुम्हारी? कोई नहीं सुनेगा। अगर तुम कमा रहे हो, स्किलफुल जॉब में तुम्हें कोई स्किल आती है, तो तुम अपने सेल्फ वर्थ को, भाई हमारा ये काम हम ही करेंगे, हमें पता है। अब अगर तुम 3-5 करोगे, हमें सम्मान नहीं दोगे, तो हम नहीं करेंगे, जाओ। एक रिस्पेक्टफुल लाइफ होगी ना आपकी। आपके पास कोई भी स्किल है तो उससे क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपका परिवार जो आप पे डिपेंडेंट होगा, उसके अंदर भी समाज में कॉन्फिडेंस होगा, वो एक डिग्निफाई प्लेस रखेगा। सोशल एक्सक्लूजन से उसे नहीं गुजरना पड़ेगा। पॉवर्टी में क्या होगा? सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, निर्धनता। और निर्धनता, गांधी जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है निर्धन हो। गांधी जी का ये स्टेटमेंट पढ़े हो कि नहीं? पढ़े होगे। पॉवर्टी एक्चुअली में सबसे बड़ा सिन है। उन्होंने मानव सभ्यता के लिए कहा कि मतलब एक व्यक्ति अमीर है, दूसरा गरीब है, धन का केंद्र करके उनको बांट नहीं रहे, एक तरीके से कहा। यस, और दूसरा इसमें आता है अपनी नीड को मैनेजमेंट ना करना। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग जो पढ़ा आपने, उसमें ही आता है एक नीड मैनेजमेंट, मतलब आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने खर्चे को नहीं मैनेज कर रहे हैं। आप लालच में पड़ गए या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप की तरफ आपको बढ़ा देगा। आप उधार ले लेके पता चला महंगी गाड़ी खरीद लिए, महंगा घर खरीद लिए, और एक बार जॉब आपकी चली गई, तो आपने अनफोर्सिन कंडीशन में आपने फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर ढंग से नहीं की। जैसे कोविड वाला आया सिस्टम, सब लोग क्या किए? जिनके पास EMI थी, बड़े बड़े घर खरीद लिए। मतलब अभी सैलरी आना चालू हुई नहीं। जैसे नए बच्चे क्या करते हैं, जैसे जितने इंजीनियर, डॉक्टर, जस्ट जॉब क्या लगी, वो तुरंत एक महंगी गाड़ी खरीदो, महंगी घड़ी खरीदो, महंगा फ़ोन खरीदो, और क्या कहते हैं, घर कहीं दिख रहा है तो एकदम पॉश लोकेलिटी में रहना है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं।
और ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट वगैरह सब, और पता चल रहा है सैलून भी जा रहे हैं तो वहाँ भी 1000-2000 रुपये ऐसे उड़ा रहे हैं। मतलब वो इमीडिएट जो खर्चे, पता चला सैलरी आज क्रेडिट नहीं हुई, वो 10 दिन में ख़त्म, और बाकी सब क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे चल रहा है भाई, ये हम कर देंगे क्रेडिट कार्ड से। पता चले किसी के साथ डेट पे गए, वहाँ 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये, वहाँ सोचना ही नहीं है, कि बेइज्जती हो जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर देखोगे तो वहाँ आएगा नहीं दिमाग में। अगर प्रॉपर वे में फाइनेंशियली प्लानिंग किए रहोगे। अब इसी बीच में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट, जैसे कोविड का आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, आपकी जॉब कुछ ऐसी हुई, प्रॉब्लम आ रही है जॉब में, या आपके हेल्थ इशू आ गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आपने उड़ाए तो खूब पैसे। अब इमरजेंसी कंडीशन में क्या बचा आपके पास? खाता जीरो, क्रेडिट कार्ड भी नहीं बचा। क्रेडिट कार्ड पे इतना लोन है, वो पता चल गया तुम्हारी जॉब जाने वाली है, वो बंद कर, ब्लॉक कर देगा क्रेडिट कार्ड। जैसे ही बैंक को पता चला ना आपकी इनकम बंद होने वाली है, सबसे पहले वो ब्लॉक करेगा। यस, तो इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है? फाइनेंशियल प्लानिंग पे ना। आप लग्जरियस लाइफ के ट्रैप में फंस चुके हैं। जब लग्जरियस लाइफ के ट्रैप में फंस गए आप, तो समस्या क्रिएट हो गई कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, तो आपको गरीबी में फंसना ही फंसना है। और ये बहुत सी समस्याएं जैसे कोविड में हुई हैं। कई लोग नई नई जॉब ज्वाइन किए, हाई पेइंग जॉब ज्वाइन किए, अब वो हाई पेइंग जॉब उनको लगी, तब वो पता चल रहा रेंज रोवर निकलवा लिए तुरंत, या मर्सिडीज निकलवा लिए। यस, तो ये सब जब किए तो पता चला वहाँ रिसेशन जब आया तो अब सब कुछ है लोन पे, कि भाई आएगा मंथली, उधर पे कर देंगे, मंथली आएगा पे, और जब मंथली आना बंद तब। तो इसीलिए एक बेसिक सेविंग पहले ज़रूरी होती है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एक स्टेबल करो। पहले एक बेसिक नीड को सिक्योर करो कि ये सस्टेन करेंगे, हम इस पर अब सस्टेन करेंगे, इससे नीचे अब नहीं जा पाएंगे, कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन आती है तो। उसके बाद अपनी आप लग्जरियस लाइफ, हैप्पी लाइफ, जो जितनी भी शौक पूरी करनी हो, शौक की कोई लिमिट तो है नहीं, शौक की कोई लिमिट नहीं है, ये सब रिलेटिव टर्म है। जो रिलेटिव पॉवर्टी कही जाती है यही है। रिलेटिव पॉवर्टी जो आती है, सबको देखोगे कि अभी 4 बच्चों के बीच में 4 बच्चे बाइक से आ रहे हैं, एक साइकिल से आ रहा है, उसके यहाँ हो सकता है इनकम ना हो, कम हो कुछ उसकी मदर फादर की, तो ये वो सोचेगा यार मैं लग रहा गरीब हूँ, ये लगेगा ना उसको। और उसी में बाइक में भी कई वैरायटियाँ आएंगी, तो वहाँ भी रिलेटिव पॉवर्टी आएगी। तो ये चीज़ें एक्चुअली में आपको अपनी नीड के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार रियलिस्टिक बेस पे चलना होता है। इससे क्या होगा कि आप एक सस्टेनेबल लाइफ जो रहेगी, बेसिक नीड, आधारभूत सुविधाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी आपकी, तो आप इमीडिएटली कभी ट्रैप में फंसेंगे नहीं, डेब्ट ट्रैप के। जब भी आप रिजनेबल वे में चीज़ें अपने खर्चे और अपने सेविंग्स के अनुसार चलेंगे। इसीलिए पेरेंट्स जो होते हैं, जो एजेड पर्सन होते हैं घर के, वो जनरली क्या प्रेफर करते हैं? सेविंग्स पे, क्योंकि वो आपके उस एज से गुजरे हुए होते हैं, जो आपके इमोशंस के उमंग होते हैं नए नए यंग एज पे, उन चीज़ों से वो गुजर चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक सस्टेन लाइफ बनाओ पहले, फिर उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ो। मतलब एक साथ सब कुछ मत कर लो कि आपकी इनकम जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। ठीक है, करना चाहिए, सारे शौक पूरी करने चाहिए, एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए जहाँ भी आओ जाओ, लेकिन आप उस लेवल पे पहले स्टेबल करो। अब घर खरीदे तो घर का पहले चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ऐसे घर लो कि नॉर्मल, जिनका अगर थोड़ा बहुत सैलरी कम भी हो जाए तब भी हम पे कर लेंगे, सेविंग रहे कुछ ऐसी। गाड़ी खरीदो तो नॉर्मल गाड़ी भी खरीद सकते हो, जैसे इनकम रहे उससे थोड़ा कम में ही खरीद के गाड़ी चलाओ, फिर आगे 2-4 साल बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो और ख़रीद लेना, ऐसी कोई समस्या तो आएगी। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर प्रॉपर है तो क्या गरीबी आएगी? नहीं आएगी ना। अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बीमारी भी आ जाती है तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में आप इन्वेस्ट किए रहेंगे कुछ, तो वहाँ से पैसे आपके हेल्प हो जाएगी, आपके पास कुछ सेविंग रहेंगी। सेविंग्स इसीलिए की जाती है ना, तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। अगला पॉइंट आता है गवर्नेंस फैक्टर। हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर में यही सब चीज़ें हो गई, इनको सबको आप समराइज कर लीजिएगा। और मैंने आज एनसीईआरटी की बुक मंगवाई थी ना सबसे, उसमें देखोगे पॉवर्टी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 या 6।
चैप्टर 4 निर्धनता वाला चैप्टर है, ठीक, उसमें सारी चीज़ें स्टेप वाइज समझाई हुई है ना, 11th की जो इकॉनमी है। और उसके पहले एलपीजी रिफॉर्म के बारे में बताया, उसका पहले वाला चैप्टर यूनिट, वो दोनों चैप्टर एलपीजी रिफॉर्म मैंने पढ़ा दिया है पूरा, वैसे विज़न में भी दिया हुआ, जो विज़न वाला मैंने हिंदी का शेयर किया है, इसे पढ़ लेना। और जो पॉवर्टी और निर्धनता वाला चैप्टर है ना, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना ना, इसमें जो वाइड एरिया कवर किया हुआ कहानी के फॉर्म में काफ़ी अच्छा समझाया है, तो वो चीज़ें आप समझोगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, मतलब किसी चीज़ पे आपको डाउट नहीं रहेगा निर्धनता वाले चैप्टर। लेकिन इसमें जो डाटा है वो डाटा आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा, कई चीज़ों के डाटा, जैसे कितने पुअर हैं इस समय, कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन चल रहा है, कौन कौन से बेसिस पे होता है, ये चीज़ें। अब आते हैं गवर्नेंस फैक्टर पे। गवर्नेंस फैक्टर पे पहला है मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस, गवर्नेंस फैक्टर में पहला पॉइंट है मिस गवर्नेंस। नींद आ रही है। मिस गवर्नेंस में लिखो, मिस गवर्नेंस में हिंदी क्या होगी? गवर्नेंस की हिंदी क्या होगी? अराजकता बोलेंगे, यार इतनी हिंदी पता है हमें भी, अभी हम तुम लोगों से पूछते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम भी पढ़े लोगों को भी याद हो जाए चीज़ें यार, लोग मतलब क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और उस दिन हमने लिखाया था ना बोर्ड में लाभ ला के नहीं आप भी हाँ, तो मिस गवर्नेंस मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नेंस मतलब क्या होता है? गवर्नेंस मतलब हिंदी बताओ गवर्नेंस की। यार सब हिंदी मीडियम के छात्र हो ना? गवर्नेंस की हिंदी देखो, तो कंट्रोल सर गवर्नेंस का शासन, शासन आ रहा है। शासन विधि, इंग्लिश वाला पता है मुझे, हिस्ट्री क्लास करने आए थे क्या? कोई बात ऐसे ही पूछ लेता हूँ यार, मैं कोई मतलब नहीं, तुम समझ ही तब आओ। कुशासन, मिस गवर्नेंस कुशासन, ठीक है। अब मिस गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आएगा? पहला तो आ गया आपका करप्शन, कुशासन, कुशासन, करप्शन भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार निर्धनता को कैसे बढ़ाएगा? सर जैसे हमने बताया था कि हम स्कीम से पैसा लेते हैं, जल्द तक पैसा पहुँचे। जैसे राजीव गांधी बोलते हैं कि 1 रुपये में सेंटर चलता है, 100 रुपये आदमी तक पहुँचता है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, उनका ढंग से क्रियान्वयन ना होना, करप्शन मतलब कोई भी सुविधा आपको मिल रही है उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं आपको, या जैसे बाढ़ की समस्या आई उसमें सब पैसे जितने बांटने थे रिहेबिलिटेशन वर्क में जो लगाना था वो पैसे सब खा के बैठ गए। भूकंप आया उसमें जो रिहेबिलिटेशन पे काम करना था वो पैसे सब उड़ा दिए गए इधर उधर, मतलब सब बंट गए। जहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काम होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों के घर बनाने पे, जॉब क्रिएट करने पे, वो सब खर्चे नहीं हुए वो। या साइक्लोन आया, साइक्लोन में जो खर्चे पे खर्च होने थे उसको प्रिवेंशन पे, उसके कंट्रोल पे, रिहेबिलिटेशन पे नहीं खर्च किया गया। या डे टू डे वर्क जो है वहाँ पे किसी को, मतलब जैसे फसल बीमा योजना में लोगों ने बीमा कराया, अब फसल का नुकसान हुआ, अब उसकी फ़ोटो खींचने वाला आया, वो पैसे मांग रहा है। उसके बाद जब आप तहसील के चक्कर लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको समस्या आ रही है, पैसे जो इंश्योरेंस हुआ उसके पैसे आपको मिल जाएं, वही आपका फसल नुकसान हुआ, उसके बाद ये हर्डल्स क्रिएट किया जा रहा है। ठीक, तो मैं अब आप ये बात समझ रहे हैं ना, मतलब जो चीज़ मैं समझ कन्वे करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पज़ वही है, और बहुत ज़्यादा उसमें अंदर नहीं घुसेंगे, उतना तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। टेररिज्म एक है, इसमें आतंकवाद, इसी मिस गवर्नेंस में आतंकवाद है, रीजनलिज्म क्षेत्रवाद है, आतंकवाद क्षेत्रवाद, इसी मिस गवर्नेंस के अंदर ये सब। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म की हिंदी क्या होगी? कम्युनल की सांप्रदायिक, संप्रदाय, संप्रदायिज्म ऐसा क्या होगा? सांप्रदायिकतावाद, सांप्रदायिकतावाद, कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक। कैसे हो? और इसमें ही आएगा एक पॉइंट, इनएडिक्वेट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समान वितरण भी यही करते हैं ना, तो मिस गवर्नेंस होगा तो समान वितरण नहीं होगा ना। करप्शन में जो लीकेज होता है, जैसे पीडीएस स्कीम जो लाई गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये पहले जो था तो उसमें क्या कहा जाता था कि भाई वहाँ से 100 कोई इतने रुपए चल रहे हैं, 1 रुपये नीचे तक पहुँच रहा है। कई मीम देखते होंगे कि यहाँ से चला सरकार से इतना पानी गिर रहा टैप से, यहाँ से ये 2-4 बूंद गिरा, फिर 1 बूंद यहाँ से लीक हुआ, फिर आगे नीचे तक 1 लीक पहुँचा, ऐसा होता है ना। तो हायरार्किकल सिस्टम में क्या हो रहा है? लीकेज हो रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, वो भी क्या है? करप्शन के हैं इशूज, भ्रष्टाचार के, गवर्नेंस वाले। यस, और योजनाओं का पुअर इम्प्लीमेंटेशन है ही, आपको बताइए। यस, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब अभी सोल्यूशन में लिखेंगे। अगला है किस मेथड से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कई मेथड है पुअर को आइडेंटिफाई करने के, जैसे कई कमेटी बनी हुई, तेंदुलकर कमेटी रही है, उसके अलगा कमेटी रही है, उसके पहले रंगराजन कमेटियाँ रही हैं, और फिर अभी SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। तो किस बेसिस पे एक्चुअली में कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कौन से पैरामीटर पे, इसके ऊपर भी निर्धनता डिपेंड करती है। क्योंकि वही जिस पैरामीटर्स को बेसिस पे ज़्यादातर गवर्नमेंटें क्या करती हैं, ऐसे पैरामीटर फिक्स करती हैं जिससे कम से कम पुअर हो। जनरली देखा जाता है कि ओवरऑल वर्ल्ड का काम है, विश्व का,
कुछ पैरामीटर, तो फिर उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, फिर कमेटी बनती है कि भाई ये कमेटी बनाओ, इसमें देखो कितने पुअर हैं, तो उसका जो लेखा जोखा आएगा उनके पास, उसके बेसिस पे वो पैरामीटर डिफाइन करेंगे। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल फैक्टर। अब बताओ कोई ऐतिहासिक कारण क्या क्या होंगे? हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तुम लोग, हैं? बताओ ऐतिहासिक कारण जरा बताओ हमें क्या क्या हो सकते हैं। कोई घटना घटी। सर ऐसे अंग्रेजों से आने से पहले हमारे कॉटन इंडस्ट्री मतलब हायर थे, इसका मतलब पूरे विश्व में व्यापार हो रहा था कि अंग्रेजों ने उसका ऐसा शोषण किया वो खत्म हो गई, मतलब कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल की वजह से। क्या क्या पॉइंट थे उसमें? सबसे पहले पॉवर्टी लाइन किसने काउंट किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। वेल्थ ऑफ नेशन के बाद पॉवर्टी इन अनब्रिटिश ऐसा कुछ था ना जी। पॉवर्टी अनब्रिटिश तो उसमें क्या क्या था रीजन? क्या था पॉवर्टी उस समय ज़्यादा आई? कोई रीज़न बताओ हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या क्या हो? इसमें तो सिंपल सा हो गया, कॉलोनियल रूल जो था, औपनिवेशिक शासन था इसलिए हुआ, लेकिन अब उसमें क्या क्या था ऐसा कि जो पॉवर्टी को बढ़ावा दिया, निर्धनता को? सर उन्होंने एक्सीडेंट में डिफाइन किया था कि यहाँ के राजा जो पहले यहाँ से टैक्स लेते थे तो वो यही के लिए काम करते थे, लेकिन जो सिस्टम को इस तरह निचोड़ा जा रहा था अंग्रेजों के टाइम में स्पंज की तरह कि वो यहाँ से पानी को रोकते थे और टैक्स के मतलब पास में छोड़ देते थे, तो मतलब जो टैक्स पे इकट्ठा कर रहे थे उसका कोई बेनिफिट इंडिया में नहीं आता। रेलवे जो ना है तो वो अपने बेनिफिट के लिए होता है, रेलवे से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को कोई फायदा नहीं होगा, जबकि जो ब्रिटेन से जितनी माल आ रहा था वो बिल्कुल भारत के रेंज में पहुँच रहा था। ठीक है, चलो एक ये पॉइंट हो गया। और कृषि में बराबर हो गए थे। और बताओ, अरे बताओ कैसे कैसे शोषण किया है भाई, कैसे गरीबी में गए हैं सर? उद्योग पे बल दिया गया, भारत में उद्योग को बल दिया गया। यस। कॉलोनियल रूल में क्या क्या किया गया भाई? हाँ हाँ, यस। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को बहुत ज़्यादा दबाया गया, उनके यहाँ से सब मशीन हस्तकला का पतन हो गया, हस्तकला का पतन हो गया। यस। बने बनाए जाते थे, यहाँ से कच्चा माल नील की खेती करवाई थी, और भी जो ऊपर कारण पढ़े हो वो सारे कारण इधर भी गिनाओ। एजुकेशन को बढ़ावा था क्या? स्किल पे कोई फोकस था? एजुकेशन अपने फायदे के लिए, जेंडर एम्पावरमेंट पे था कोई फोकस? एजुकेशन को अपने फायदे के लिए यूज किया। यस। 1 लाख रुपए पर पे एक्ट लाए थे एजुकेशन पर अपने फायदे के लिए। जब अंग्रेज यहाँ आ रहे थे तो हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने इनको इंग्लिश सिखा के ये काम कर सकते हैं। एजुकेशन की इतना ज़्यादा मत पूछो, बस बताओ एजुकेशन कारण था। कई तरह की सूखा और बीमारियां भी तो आती थी, प्लेग फैला था, इन सब पे एक्चुअली फोकस था उनका, हेल्थ सेक्टर पे खर्चा किया नहीं किया ना। यस। अशिक्षा, शिक्षा पे काम बहुत कम किया उन्होंने, अपने काम के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए काम किया। जब बंगाल में भूखमरी पड़ी थी तो टैक्स बढ़ा दिया, कम नहीं किया। ट्रेड ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, यहाँ से पैसे एक्चुअली में यहीं के टैक्स से पैसे रेवेन्यू जनरेट होकर सैलरी दी जाती थी, और जो सैलरी चली जाती थी क्या इंग्लैंड, उससे यहाँ का इकोनॉमी क्या होती है, वीक होती जाती है। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए वो था क्या? नहीं था। लैंड होल्डिंग थी किसी के पास? लैंड होल्डिंग सिर्फ जमींदारों के पास थी, ज़्यादातर पीजेंट वहाँ पे वर्कर हुआ करते थे, ये सब था। और सोचो, और पॉइंट बताओ, मैं डायरेक्शन तो दिए जा रहा हूँ, और पॉइंट ऐसे तो हिस्टोरिकल फैक्टर में ये सब आएंगे। बर्थ रेट, जन्म मृत्यु दर, ये सब पे कोई कंट्रोल था क्या? कोई गणना नहीं करते थे, अपने फायदे के लिए यूज करते थे वो चीजें। यस। पैसा कैसे आना ये देखते थे वो, तो कोई क्या और ब्यूरोक्रेसी कैसी थी उस समय? रस तो थी। एक होती है टेंडेंसी पब्लिक सर्विस, और एक होती है अपनी सर्विस कराना। वो तो शासन, वो तो कॉलोनियल रूल था ना उनका, उन्हें पब्लिक सर्विस से कोई मतलब नहीं था।
पब्लिक वेलफेयर पे वो कम ध्यान देते थे, कम क्या देते ही नहीं थे, उनका काम एक्चुअली में एक इंडस्ट्री की तरह हमें अपना फायदा देखना है बस। ये समस्याएं थी ना, तो ये सब कॉलोनियल रूल का था, तो कॉलोनियल रूल में ये सब पॉइंट आ सर, गए। अमेरिका में लोगों ने ये कहा था जब तक कर नहीं जब तक वहाँ प्रतिनिधि संसद में नहीं, ऐसी अपनी भारत के लोग नहीं कर सकते थे बात। अगला है फिजिकल फैक्टर, मतलब भौतिक कारण। सर हाँ, भौतिक कारण ये थे ऑस्ट्रेलिया में गोरापन और कालापन, कालेपन में कठोरता, अमेरिका रेसिज्म एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे फिजिकल फैक्टर में वो नहीं है। हम लोग बोलते हैं फिजिकल लोकेशन कौन सी कंट्री कहाँ पे अवस्थित है, उसके कितने रिसोर्स होंगे। फिजिकल फैक्टर में लिखो फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि का ना होना, भूमि का उपजाऊ ना होना, फर्टाइल लैंड, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लैक ऑफ एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का एक्चुअली में एक्सेस ना होना, असमान रूप से वितरण कह सकते हो, या एक्सेस सबको नहीं था। हाँ वही ये हो जाएगा कारण इसका। ये तो हो गए सारे कॉजेस। 10 बज रहे हैं क्या बज गए? क्या हुआ? अब इसमें देखो एक्चुअली कुछ सोल्यूशन देने हैं, सोल्यूशन अभी दिखाएंगे। एक काम करो, कुछ डेफिनेशन लिख लो तब तक 2-4 मिनट। एक पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? निर्धनता की रेखा जो कहते हो, ये डिफाइन बीपीएल कार्ड गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसा मत बताने दो यार उसको, बताओ। बीपीएल कार्ड जो होता है जिसके पास है वो गरीबों को रहता है भाई गवर्नमेंट में। तो वो बीपीएल कार्ड किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? मतलब गरीबी रेखा, जैसे आपके पास गरीबी रेखा कैसे डिफाइन करोगे? आपके पास कुछ गरीबी रेखा होती क्या है? गरीबी रेखा होती है आपको प्रॉपर खाना लाने के बाद से कुछ ना हो पाया आपका, वो तो गरीबी हो गई ना। सर अगर परिवार के जो है 25,000 तक कम है तो आपका बीपीएल बनता है, 25,000 तक कम है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटियाँ बनी हैं, ठीक है। कभी कैलोरी लेवल पे, कभी लोगों की पर्टिकुलर आय पे, या कि कई लोगों का एक्चुअली में ऐसे भी है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ। हम एक्चुअली जो मत से कोडिंग ये प्रिंसिपल साहब बोले हैं क्या? प्रिंसिपल साहब बोले हैं? तो ठीक है, इस सब बेसिस पे एक्चुअली में डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटियां बनती हैं। तो एक ऐसी, जैसे ये अभी लाइन में डिफाइन नहीं कर रहा था, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि 1.90 अगर किसी के डॉलर पर डे एक्सपेंडिचर है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर
निर्धन नहीं होंगे, इसके नीचे निर्धन होंगे। ये जो लाइन डिफाइन हो रही यही है पॉवर्टी लाइन, निर्धनता की रेखा। अब ये अलग अलग समय पे चेंज होती रहती है। वैसे चेंज क्या चेंज नहीं होती, एक तरह से ये डिफाइन यही हो करता है। ये लाइन जो होती है अपनी, ये लाइन का एक्चुअली में सिनेरियो चेंज होता है। कभी हो सकता है कि $1.90 पे, कभी $2 पे, कभी $3 पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग काइंड ऑफ सोसाइटी के अनुसार वो चेंज होता है। तो पॉवर्टी लाइन एक्चुअली में हो गया मिला के, ये डिफाइन करता है कि कितना लोगों का कंजम्पशन लेवल है, उपभोग का लेवल, और कितना खर्चा करते हैं। इसका पॉवर्टी लाइन का ना, वही तो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। पॉवर्टी लाइन उस पर डिफाइन होती है कि कितना बेसिक इनकम एक हाउस होल्ड का, एवरेज बेसिक इनकम किसी हाउस होल्ड की एवरेज बेसिक इनकम किसी हाउस होल्ड की, मतलब किसी घर की औसत आय, किसी घर की औसत आय जिसके द्वारा वो अपने पूरे परिवार की आधारभूत सुविधाओं जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, घर हो गया, इन सब की पूर्ति कर सके। हेल्थ, शिक्षा, ये सब, स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, ये हो जाएगा पॉवर्टी लाइन। हैं? आधारभूत सुविधाओं में जो समझ में आ रहा है लिख लो। अब इतनी बार तो पढ़ा रहे हैं आधारभूत सुविधाएं स्टार्टिंग से, ठीक। ये हो गई पॉवर्टी लाइन। इसी अब पॉवर्टी लाइन के लिए अलग अलग कमेटियां बार बार डिसाइड होती है, उसी के बेसिस पे आप देखेंगे डिफरेंट कमेटियों के रिकमेंडेशन पे गरीबी का काउंट जो है वो चेंज है। क्या कुछ को योजना आयोग ने बनाया था, जब योजना आयोग था तो सरकार एक्चुअली में कहती थी योजना आयोग से, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कुल मिला के सरकार ही करती है। तो डिफरेंट कमेटियाँ जो बनी थी सरकार ही बनवाती है, विदाउट सरकार के नोट के कुछ होता नहीं है। तो अब अगर योजना आयोग देख रहा था तो योजना आयोग देखता था, जैसे नीति आयोग देख रहा था नीति आयोग कुछ चीज़ें करेगा। इस समय कोई किस समय की नहीं है, तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन चल रही है इस समय। जितनी स्कीमें लागू, कुछ स्कीमें लागू हो रही हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस बेसिस पे, SECC 2011, और कुछ स्कीमें तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे लागू हो रहा है। हाँ, तेंदुलकर कमेटी 2 बार आई थी, अभी जब कमेटियाँ पढ़ाएंगे तब कम जब तो उसी के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटियों के बेसिस पे डिफाइन होगा, ठीक है। बाकी बंद करते हैं।